हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है। 10th क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं मुद्रा एवं साख। ठीक, तो मुद्रा एवं साख में जो है, अगर आप इनको देखोगे सारी चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से साफ हो जाएंगी। रिवीजन का दौर है। देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया है, मुद्रा का मीनिंग क्या है? आखिर में मुद्रा की हमको जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या जो आज जिस तरह का हमारे यहाँ पैटर्न सिस्टम बना हुआ है किसी ट्रेड को करने के लिए, भाई हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके बदले में हमको परचेसिंग में कुछ पैसा देना पड़ता है ना। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्या आज जो हम पैसा देकर चीजों को खरीदते हैं, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले ऐसा कुछ है? ठीक, या केवल अभी ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं? तो उन्हीं पर सोचने की जरूरत है। कह रहे मुद्रा का इस्तेमाल हमें रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, कह रहे जो मुद्रा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कह रहे कि आप अपने चारों तरफ देखिए कि आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कोई सौदे की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तु को खरीद और बेचने पर रही है। कुछ ऐसे लेन देन जो आपके मुद्रा के बदले सेवा प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ मामलों में ही हो सकता है लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल भुगतान करने का ही वादा है। कह रहे कोई चीज चाहे खरीद लो, बेच लो, ले लो, सब में आपका जो मनी एक्सचेंज होती है, भैया आप बेचेंगे तो आपको मनी मिलेगी, आप खरीदेंगे तो आपको मनी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली एक्सचेंज क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है आपकी करेंसी, आपकी मनी। उसी पर डिपेंडेंट है इस आपका सारी चीजें। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार मुद्रा के जरिए बहुत कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह विनिमय के भी वस्तु या सेवा करने के लिए आसानी से कर सकता है। कह रहे कोई भी व्यक्ति उसका आसानी से उसको कर सकता है, इसलिए कोई मुद्रा रूप में भुगतान कर लेना पसंद है, फिर भी मुद्रा का इस्तेमाल होता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाले के लिए जूते के बदले मुद्रा प्राप्त होती है और फिर मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए किया जाता है। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूता का सीधा गेहूं से विनिमय करता। मान लीजिए एक कोई आपका जूते वाला व्यक्ति है और ये गेहूं से आपका विनिमय कर रहा है, ठीक है, यानी कि जूते के बदले में गेहूं खरीद रहा है। उसे कितनी कठिनाई होगी उसे गेहूं उगाने में। किसानों को खोजना पड़ता है, क्योंकि केवल गेहूं बेचना चाहता है बल्कि साथ जूते खरीदना भी चाहता है। केवल गेहूं बेचना चाहता है, केवल साथ ही जूते खरीदना चाहता है। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। ऐसा ना हो जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता भी हो, नहीं भी चाहता। दूसरा पक्ष है कि गेहूं बेचने वाला जूता खरीदना चाहता है कि नहीं चाहता है, या दोनों चाहते हैं, दोनों नहीं चाहते। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए कि एक पक्ष दूसरे चीज को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो, तो ही वस्तु विनिमय होती है। पुराने समय में सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, और आज भी हमारे एक क्षेत्र है ऐसा नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में बहुत सारी एक गांव है जहां आज भी क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वस्तु विनिमय चलता है। वस्तु के बदले वस्तु होते हैं। वैसे गांव में भी चल जाता है आजकल। आप गेहूं लेके जाए बदले में मक्का ले आए, है ना, दूध लेके जाए बदले में कुछ और ले आए। तो इस तरीके का जो है आज भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन बहुत बड़े मास लेवल पर नहीं है। बहुत छोटी चीजें बची हैं। आवश्यकता का दोहरा सहयोग, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरे से खरीदने की इच्छा भी रखता हो। अब कह रहे जो व्यक्ति आप जूता बेच रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति जूता खरीदने के लिए बैठा हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है, वहां वस्तु को दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशेषता है। कैसा है? दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशेषता है। ठीक, इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था
जहां मुद्रा का प्रयोग होता है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने के आवश्यक दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म करता है। जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रहता कि वे ऐसे किसानों को ढूंढे जो न केवल जूते खरीदें बल्कि साथ ही उसको गेहूं भी बेच सके। उसे केवल जूते खरीद कर ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में के बदले बाजार में गेहूं और अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है, क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया के माध्यम करती है और वस्तु विनिमय का माध्यम भी है। तो क्या है? वस्तु विनिमय का माध्यम भी है। ठीक, ये आप उसको देख सकते हैं। तो वस्तु क्या है? वस्तु विनिमय का माध्यम। अच्छा, आप पैसे से किस प्रकार आप चीजों को खरीदेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे? आपकी नजर में क्या वर्तमान प्रासंगिक में वस्तु विनिमय आपकी संभव है क्या? देखिए, आप कह सकते हैं कि हाँ, वस्तु विनिमय संभव है। देख लिया? चलिए, आधुनिक मुद्रा के आधुनिक रूप कह रहे, जो मुद्रा है उसके आधुनिक रूप देखिए। प्रारंभिक आहत सिक्के, आहत मतलब 2500 साल पुराने ऐसे सिक्कों को हमने क्या कहा है? आहत सिक्के कहा गया। कह रहे मुद्रा के आधुनिक रूप, हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बनती है। सिक्कों के वहां चलने से पहले तरह तरह की चीजें रूप में इस्तेमाल होती हैं। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज पशुओं के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया। सोना, चांदी, तांबे जैसी वस्तुएं सिक्कों का चलन हुआ, जिनका चलन पिछले सदी तक सीमित था। बात कर रहे हैं करेंसी की। कैसी हैं? करेंसी की। अब ये देखिए, गुप्तकालीन सिक्के, तुगलक सिक्के, अकबरकालीन सिक्के, तो हर जगह अलग अलग रूप से आपको सिक्के दिखाई देंगे। और फिर आधुनिक रुपया जो भारतीय करेंसी है, ये आपको दिखाई देख रहे हैं? देख लिया? मुद्रा की आधुनिक रूप में करेंसी, कागज, नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उनके विपरीत आधुनिक मुद्रा धातु जैसे सोना, चांदी और तांबे के सिक्के नहीं बन सके। कैसे हो सके? ये सादे आपके नहीं बन सके। अनाज और पशु की तरह रोजमर्रा की चीजें आधुनिक मुद्रा के प्रकार में इस्तेमाल नहीं है। फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों माना गया है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए माना जाता है और स्वीकार किया गया है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। प्राधिकृत का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट उसे विनिमय के लिए क्या करती है? अथॉरिटी देती है। भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से नोट जारी करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लिख लीजिए ये पॉइंट, कभी क्वेश्चन बन जाए कि भारत की तरफ से नोट जारी करने का अधिकार किसको है, तो लिखा होता है नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। क्लियर है? क्या होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर उस पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देख लिया? चलिए आगे देखते हैं। कानून के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति आरबीआई से अलग कोई भी नोट या सिक्के किसी प्रकार की चीज को जारी नहीं कर सकता। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए प्राथमिकता है। भारत में सौदे के अलावा अदायगी का मान लिया गया है। भारत में कोई व्यक्ति कानून तौर पर रुपए की अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। यह है वही उसी रूप में आपका विनिमय का माध्यम स्वीकार किया है। बैंकों के निक्षेप, लोग मुद्रा में निक्षेप के रूप में भी देख सकते हैं। किसी समय पर लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, हर महीने की आखिर में वेतन वाले मजदूरों को अधिकतर नगद होता है। लोग इसके अतिरिक्त नगद या क्या करते हैं, वे बैंकों को अपने नाम से खाते खोलते हैं, जमा करते हैं, बैंकों में जमा स्वीकार करते हैं और सूद भी मिलता है। सूद का मतलब होता है आपने बैंक में पैसे जमा करा, उसके बदले कुछ आपको ब्याज या ऋण जो है आपको दिया जाएगा। इस तरह ही लोगों का धन बैंक के पास सुरक्षित
रहता है और इसे सूद मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार धन मिलने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, क्योंकि बैंक खाते धन की मांग के जरिए निकाल सकते हैं, इसलिए जमा को जमा कहा जाता है। यानी कि अगर आपने बैंक में कोई चीज जमा करी है, उसको वापस आप निकाल भी सकते हैं, इसलिए उसको जमा कहते हैं। मांग जमा एक दिलचस्प सुविधा है इसे मुद्रा महत्वपूर्ण प्रदान लक्षण करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान करने के बारे में सुना होगा। चेक भुगतानकर्ता और जिसे बैंक में खाता है एक निश्चित रकम का चेक काट सकता है कि भुगतान केवल पैसों के माध्यम से नहीं, चेक से भी होता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक किसी व्यक्ति को चेक पर लिखे नाम और दूसरे व्यक्ति के खास रकम के भुगतान करने का आदेश देता है। यानी कि एक ऑर्डर पेपर है आपका, मनी ऑर्डर पेपर। कैसा होता है? मनी ऑर्डर पेपर। मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने कभी चेक से काट के किसी को पेमेंट की है? क्या चेक से काट के आपने कभी किसी को पैसा दिया है? ये बात उसमें पूछता है। ठीक, अब चेक कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। अब देखिए, जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता का भुगतान, को जूता निर्माता एम सलीम, वो किसी जूता आपूर्तिकर्ता वाले को भुगतान करता है। वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। जूता निर्माता बैंकों में चमड़ा आपूर्ति करने की रकम का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्ति को लेकर चेक बैंक खाते में जमा कर देते हैं। धन एक खाते से दूसरे खाते में कुछ दिनों में अंतरास्थित हो जाता है और लेन देन के बिना ही नकद की अदायगी पूरी हो जाती है। ठीक, जैसे इसमें लिखा है, नाम लिखा है, पे लिखा है ना, पे मतलब किसको? प्रेम कुमार। रुपए, कितने रुपए? आपने लिखा है 57,000 ओनली। यह क्या लिखा है? खाता संख्या। चेक किसका है? भारतीय स्टेट बैंक। कहाँ का है? नई दिल्ली का। और ब्रांच का पूरा नाम, ये चेक नंबर और बैंक द्वारा दिया गया कोड और उस व्यक्ति के सिग्नेचर, और उसी के आधार पर जिसको ये कार्ड दिया जाएगा और उस डेट का लिखा होगा, उस डेट तक आप भिजवा सकते हैं। तो इस प्रकार के चेक दिए जाते हैं। और अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर इस तरीके की 2 लाइन खींची है ना, ये कोने पर जो आपकी 2 लाइन खींची गई हैं, ये देखिए, ये जो 2 लाइन खींची हैं, ये बताती है अकाउंट पे। यानी ये इस चेक को आप कैश नहीं कर सकते, बल्कि आपको खाते में से लगाकर ही निकालना पड़ेगा। यानी कि चेक को खाते में लगाएंगे, पूरा वेरीफाई होगा, उसके बाद ये पेमेंट आपके खाते में पहुंच जाएगी, फिर आप जिस तरह से निकालना चाहो निकाल सकते हो। यानी कि कैश रूप में ये एम सलीम ये नहीं निकाला जा सकता। ठीक, ये देखिए, इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा, नगद का इस्तेमाल किए बिना सीधे भुगतान संभव है। यानी नगद के बिना भी आप चीजों को सीधा भुगतान कर सकते हैं। चूंकि मांग जमा को करेंसी के साथ व्यापक स्तर पर आपका भुगतान के माध्यम से किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा समझा है। बैंक भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए जमा के बदले
कोई जमा का भुगतान नहीं किया जाता है। आधुनिक रूप करेंसी जमा आधुनिक बैंक प्रणाली कार्य प्रणाली के तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक, ये देखिए इस तरीके से हम लोग इनको जोड़कर देखते हैं। यानी कि कैश नहीं मिला, आपने चेक लगाया, वो उतनी राशि आपके खाते में ट्रांसफर हो गई, वो ट्रांसफर बेनिफिट आपके खाते में है, चेक एक्सेप्ट कर लिया बैंक ने, उसके बाद आपके खाते में पहुंच चुका है। जब आप निकालना चाहो उसको निकाल सकते हो। आओ इन पर विचार करें। एम सलीम ने 20,000 रुपए का, सॉरी 2 लाख का भुगतान किया, निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेगा? अब एम सलीम के पास क्या ऑप्शन है ये आप देख लीजिए। अच्छा, ये तो हो गया अब बैंक का मुद्रा संबंधित। अब बैंक को ऋण की भी तो आपकी जरूरत पड़ती है, बैंक को भी पैसे जरूरत पड़ती है, बैंक भी आपका लेन देन और आपका ट्रांजैक्शन करता है। तो लेन देन और ट्रांजैक्शन किस माध्यम से होता है, किस तरीके से अनुसरण करता है, क्या पूरा प्रोसेस है, क्या पूरे तरीके हैं, आप इन पर गौर कर कर अच्छे से देख सकते हैं। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हुए बैंक जनता से जो धन जमा खाते में स्वीकार करती हैं उसका क्या करते हैं? यह एक दिलचस्प क्रियाविधि है। कह रहे जो खाता लोग बैंकों में खाता जमा करते हैं उसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं? कह रहे यह एक दिलचस्प क्रियाविधि है। जब कह रहे बैंक जमा खाते की छोटी रकम हिस्से अपने नगद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा केवल 15% हिस्से के रूप में नगद रूप में अपने पास रखती है। यानी कि मान लीजिए उसके पास 100 रुपए की बैंक जमा होगी, केवल 15 रुपए ही क्या रखेगी अपने पास, वो नगद रूप में रखेगी। तो बाकी के 85 कहाँ गए? इसे एक दिन में जमाकर्ताओं की पूर्ति के लिए धन निकालने के लिए संभवता देखती है। कह रहे यही वो आपके 15 रुपए देखती है। अगर मान लो एक दिन में लोग बैंक में पैसा मांगने आ जाए तो लोग 15 रुपए ही निकाल लेंगे 100 में से, आप उसको 1000 करोड़ 10 लाख करोड़ 10 अरब करोड़ मान सकते हैं। चूंकि किसी एक दिन विशेष में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम नगद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि में बड़े भाग में ऋण देने का इस्तेमाल करते हैं। अब जो पैसा बचा हुआ है, मान लीजिए 85 पैसे बचे हुए हैं, इस 85 पैसे में 20 रुपए से ऊपर का वो आपका ऋण दे देगी। बाकी कुछ आरबीआई के पास में रखा रहेगा, कुछ आपका नगद रूप में रखा रहेगा, कुछ आपका जमा में रखा रहेगा। ठीक, और आर्थिक गतिविधियों के रूप में ऋण की मांग बढ़ती जाती है। इसके बारे में हम अगले कालखंडों में पढ़ेंगे। और बैंक जमा राशि के लोगों की आवश्यक ऋण की पूर्ति इस्तेमाल किस तरह करते हैं, बैंक के पास अतिरिक्त जमा राशि जिन्हें राशि की जरूरत पड़ती है, मध्यस्थता, ब्याज, ऋण, इन सारी चीजों पर हम लोग आपकी चर्चा करेंगे। जमाकर्ता और बैंक के प्रमुख अंतरों के रूप में हम लोग इनको गौर करके देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बैंक अपना कार्य किस तरह से करती है, देखिए इस तरह से बैंक जमा और लेन देन के आधार पर करती है। ठीक है नहीं? तो ये है बैंक का लेन देन जमा करने का एक सरल तरीका। देख लिया तो आपको पता लगा कि हम कैसे काम करते हैं। चलिए देख लिया, साथ ऋण, जमा, बैंक खाते, वस्तु विनिमय इत्यादि को हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।